अक्सर जब भी हम किसी बहुत ही आधुनिक और ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम की बात करते हैं ना, जिसे तोड़ना नामुमकिन हो, तो दिमाग में क्या आता है? मोटी मोटी स्टील की दीवारें, लेजर्स, मोशन सेंसर्स। हाँ बिल्कुल। और लंबे चौड़े एन्क्रिप्टेड पासवर्ड्स भी। सही कहा। मतलब एक आम इंसान को लगता है कि ये तो बिल्कुल किसी हाईटेक कंप्यूटर नेटवर्क जैसा है, जिसे हैक करना लगभग नामुमकिन है। बड़ी बड़ी फायरवॉल्स उसकी रक्षा कर रही होती हैं। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, चाहे तकनीक कितनी भी आगे क्यों ना निकल जाए, हर सिस्टम में ना एक एडमिन पासवर्ड होता ही है। और बैंक के मामले में वो एडमिन पासवर्ड कोई कोड नहीं होता। एग्जैक्टली। वो कोई कोड नहीं, बल्कि उस सिस्टम को चलाने वाले इंसान का दिमाग होता है। अगर कोई उस दिमाग को ही, मतलब उस ह्यूमन एलिमेंट को ही हैक कर ले, तो दुनिया का हर हाईटेक कैमरा और सेंसर बस एक सजावट का सामान बनकर रह जाता है। ये बहुत ही मजेदार और सटीक तुलना की आपने। हम लोग अक्सर बिल्डिंग्स और वॉल्स को सिक्योर करने में ना करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि उस तिजोरी को खोलने वाला जो हाथ है वो एक इंसान का है। हाँ, जो डरता है। बिल्कुल। इंसान जो भावनाओं से, डर से और दबाव से बंधा हुआ है, और जो हमारी क्रिमिनल साइकोलॉजी है ना, वो इसी मानवीय कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार मानती है। और आज की हमारी इस चर्चा का, इस गहन विश्लेषण का जो मुख्य विषय है, वो भी यही मानवीय कमजोरी है। आज हम जिस केस की डिटेल में जाएंगे वो है नॉर्डन बैंक रॉबरी। इस चोरी को यूके के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स बैंक चोरी माना जाता है। और इसके पीछे की जो प्लानिंग थी वो सच में हैरान करने वाली थी, है ना? तो आज की ये पूरी चर्चा एक बेहद विस्तृत YouTube डॉक्यूमेंट्री के ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है। लेकिन देखिए, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर वाली कहानी सुनाना नहीं है। हम इस पूरी घटना को जो लोग क्रिमिनल साइकोलॉजी और हाई स्टेक्स नेगोशिएशन, यानी जान की बाजी वाले मोलभाव की पढ़ाई कर रहे हैं ना, उस नजरिए से देखेंगे। सही बात है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे अपराधियों ने डर का इस्तेमाल किया। हाँ, हम समझेंगे कि कैसे इतनी खौफनाक योजना ने एक आम बैंक कर्मचारी को उसके अपने ही सिस्टम के खिलाफ खड़ा कर दिया। और हाँ, ये भी देखेंगे कि क्यों पुलिस इतनी कोशिशों के बाद भी, मतलब इतने लंबे समय तक हाथ पैर मारने के बाद भी नाकाम रही। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और शुरुआत किसी बैंक के अंदर नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत थी। ये कोई आम बैंक डकैती नहीं थी, जहां कुछ लोग नकाब पहनकर बंदूक लेकर बैंक में घुस आते हैं। इसकी शुरुआत बहुत ही खामोशी से एक आम से रिहायशी इलाके में होती है। बैंक मैनेजर केविन मैकमिलन वो अपने घर पर है, रात का वक्त है, और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। हाँ, केविन दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पुलिस सर्विस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, यानी जो वहाँ की लोकल पुलिस है, उसकी यूनिफॉर्म में 2 लोग खड़े हैं। बाप रे, रात को पुलिस दरवाजे पर! और वो आकर क्या बोलते हैं? वो बहुत ही गंभीर चेहरे के साथ केविन को बताते हैं कि उनके परिवार के एक सदस्य का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है, और केविन को शव की, यानी बॉडी की पहचान करने के लिए तुरंत उनके साथ चलना होगा। ओह माय गॉड! किसी भी इंसान के लिए, मतलब ये खबर तो उसके सोचने समझने की क्षमता को वहीं सुन कर देगी। बिल्कुल। वो इंसान घबराहट में घर से बाहर निकलता है, और जैसे ही केविन उस सदमे की हालत में अपने घर की दहलीज पर कदम रखते हैं, सारा खेल बदल जाता है। उनके सर के पीछे एक ठंडी बंदूक तान दी जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसी पल घर के अंदर छिपे कुछ और लोग उनकी पत्नी कैरन पर टूट पड़ते हैं। मैंने पढ़ा उस ट्रांसक्रिप्ट में कि कैरन का गला दबाकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया, उनकी आंखों पर टेप चिपका दिया गया। मतलब एक आम सी शांत शाम भर में एक भयानक सपने में बदल गई। और सबसे खौफनाक बात जानते हैं क्या है? क्या? ये सब सिर्फ केविन के घर पर नहीं हो रहा था। वहां से करीब 20 मील दूर उसी नॉर्दर्न बैंक के एक और कर्मचारी, उनके सुपरवाइजर क्रिस वॉर्ड के साथ भी ठीक इसी वक्त यही सेम खेल खेला जा रहा था। वाह, मतलब परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। हाँ, क्रिस उस वक्त अपने परिवार के साथ घर पर आराम से बैठकर फुटबॉल मैच देख रहे थे। कोई दरवाजा खटखटाता है, एक आदमी सेल्टिक फुटबॉल क्लब का फैन बनकर अंदर आता है। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके पीछे अंधेरे से हथियारबंद लोग घर में घुस आते हैं, और इस तरह दोनों परिवारों को उनके ही घरों में बंधक बना लिया जाता है। यहाँ पर ना एक क्रिमिनल साइकोलॉजी का पहलू आता है। अगर उन्हें बैंक लूटना ही था, तो वो लोग सीधे बैंक पर हमला क्यों नहीं करते? मेरा मतलब है, 2 अलग-अलग परिवारों को उनके घरों में बंधक बनाना, उन्हें वहां से ले जाना, मैनेज करना, ये तो लॉजिस्टिक के हिसाब से कितना बड़ा सरदर्द है ना?
दिखने में शायद ये लंबा रास्ता लगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसे क्रिमिनल साइकोलॉजी में टाइगर किडनैपिंग का नाम दिया गया है। टाइगर किडनैपिंग? हाँ, ये शब्द उस शिकारी बाघ से लिया गया है जो अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करता है। आप देखिए, आधुनिक बैंक्स में टाइम लॉक्स होते हैं, साइलेंट अलार्म्स होते हैं और पुलिस का रिस्पांस टाइम बस कुछ मिनटों का होता है। अगर आप सीधे बैंक में घुसेंगे तो आप एक अभेद्य किले से लड़ रहे हैं। सही बात है, पकड़े जाने का रिस्क बहुत ज्यादा है। तो टाइगर किडनैपिंग क्या करती है? वो उस किले से लड़ने के बजाय किले के अंदर के लोगों को ही अपना हथियार बना लेती है। इसमें उन्हें पैसे की फिरौती नहीं चाहिए होती परिवार के बदले। ओ, मतलब उन्हें फैमिली से पैसे नहीं लेने? नहीं, वो फैमिली को हॉस्टेज बनाकर उस बैंक एम्प्लॉय के सामने शर्त रखते हैं कि हम तुम्हारे परिवार को तभी जिंदा छोड़ेंगे जब तुम हमारे लिए वो काम करोगे जो हम चाहते हैं। ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक अपहरण, एक साइकोलॉजिकल हाईजैक है। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और जो केविन की पत्नी थी कैरन, उन्हें तो उनके घर से निकालकर ड्रमकीरा के जंगल में एक अकेले बर्फीले कैबिन में ले जाकर बंद कर दिया गया था और क्रिस के परिवार को उनके घर में बंदूक की नोक पर रखा गया। पर मुझे ना उस डॉक्यूमेंट्री के ट्रांसक्रिप्ट की एक और बात ने बहुत परेशान किया। कौन सी बात? वो था किडनैपर्स का इन बंधकों के साथ बर्ताव। रिपोर्ट बताती है कि बंधकों के पास उन्होंने सिर्फ एक आदमी को खड़ा रखा था जिसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था। वो कुछ नहीं बोलता था और बाकी के जो अपराधी थे वो भी बिल्कुल खामोश थे। वो आपस में बात नहीं कर रहे थे, बस सीटी बजाकर या अपनी जेब में रखे सिक्के खनखनाकर एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। ऐसा क्यों? बोल क्यों नहीं रहे थे? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये कोऑसिव कंट्रोल या मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की एक बेहद सोची समझी तकनीक होती है। अक्सर जब आप किसी को डराना चाहते हैं तो आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, है ना? हाँ, नॉर्मली तो मूवीज में यही दिखाते हैं कि गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन पूर्ण खामोशी, जिसमें सिर्फ एक ठंडी सीटी की आवाज आ रही हो या बस सिक्कों की खनक गूंज रही हो, वो ना इंसान के दिमाग में अनिश्चितता का एक ऐसा खौफ पैदा करती है जो किसी भी वर्बली दी गई धमकी से कहीं ज्यादा गहरा होता है। वाह। शिकार को लगता है कि उसके सामने इंसान नहीं, कोई मशीन है जिसमें कोई इमोशन नहीं है। ये बंधकों की इंसानियत छीनने और उन्हें बिल्कुल शक्तिहीन महसूस कराने का एक बड़ा ही क्रूर तरीका था। मतलब एक अदृश्य पिंजरा बना दिया जहाँ हर छोटी आवाज से मौत का डर लगे। पर सच कहूँ तो असली मानसिक यातना वो तो अगली सुबह शुरू होती है। हाँ, क्रिसमस से ठीक 4 दिन पहले। बिल्कुल, 21 दिसंबर की सुबह। रात भर इस खौफ में जीने के बाद अब केविन और क्रिस को अपने काम पर उसी बैंक में जाना था। और क्योंकि क्रिसमस आने वाला था, इसका मतलब है कि बैंक में साल का सबसे ज्यादा कैश उस वक्त मौजूद था। क्रिस की शिफ्ट सुबह 11:30 बजे थी और केविन की उसके ठीक आधे घंटे बाद 12 बजे। यहाँ पर ना हमें उस साइकोलॉजिकल स्टेट को समझना चाहिए जिसे इल्यूजन ऑफ नॉर्मलसी यानी सामान्य होने का भ्रम कहते हैं। वो कैसे? जरा उस इंसान के दिमाग की कल्पना कीजिए। उसे अपनी टाई बांधनी है, बैंक के गार्ड्स को देखकर रोज की तरह मुस्कुराना है, अपने कलीग से बात करनी है, नॉर्मल दिखना है, और उसके दिमाग के एक कोने में लगातार ये चल रहा है कि मेरी बीवी एक सुनसान जंगल में मौत के रास्ते पर है। बाप रे, ये तो दिमाग फटने वाली हालत हो जाएगी। इसे ही कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। दिमाग में चलने वाला ये विरोधाभास किसी को भी पागल कर देने के लिए काफी है। और किडनैपर्स ने ये भी तसल्ली कर ली थी कि वो इस खौफ को 1 सेकंड के लिए भी भूल ना पाए। रिपोर्ट में था कि उन्होंने दोनों को 2 अलग-अलग बर्नर फोन दिए थे। एक पर सी लिखा था क्रिस के लिए और दूसरे पर के लिखा था केविन के लिए। और सबसे भयानक शर्त ये थी कि शाम को 5 बजे जब बैंक का वॉल्ट खुलता है, उससे पहले उन्हें 3 बार उन किडनैपर्स को कॉल करना था। और आपको क्या लगता है वो 3 कॉल्स क्यों थे? सिर्फ अपडेट लेने के लिए? शायद ये देखने के लिए कि प्लान ट्रैक पर है या नहीं। वो तो था ही, पर हाई स्टेक्स निगोशिएशन में ये एक टोटल कंप्लायंस का तरीका था। वो कॉल्स एक तरह से गले के पट्टे का काम कर रहे थे। अपराधी ये याद दिला रहे थे कि तुम भले ही बैंक के अंदर सेफ महफूज हो, पर तुम्हारी डोर हमारे हाथ में है। ये उन्हें मेंटली थकाने का तरीका था। और वो पूरी तरह टूट चुके थे। ये शाम 4:30 बजे पता चल जाता है। जब बैंक बंद होने वाला था, केविन ने एक बहाना बनाया बैलेंस रीकाउंट का, कि भाई कैश का हिसाब थोड़ा आगे पीछे हो गया है, और इसी बहाने उसने अपने पूरे स्टाफ को छुट्टी दे दी कि तुम लोग घर जाओ। अब उस बड़े से नॉर्दर्न बैंक के हेडक्वार्टर्स में सिर्फ केविन, क्रिस और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स बचे थे। देखिए, इसी को सिस्टम को हैक करना कहते हैं। केविन बैंक के मैनेजर थे, तो किडनैपर्स ने
क्या किया? उन्होंने केविन की उस अथॉरिटी का, उस पावर का ही इस्तेमाल किया ग्राउंड क्लियर करने के लिए। और उनका रास्ता साफ हो गया। फिर शाम के 5 बजते हैं और यहाँ से शुरू होता है प्लान का अगला हिस्सा, जिसे हम द फेज्ड हाइस्ट यानी किश्तों में की गई चोरी कह सकते हैं। अब वॉल्ट के अंदर जाना था। वॉल्ट खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत होती थी और इत्तेफाक देखिए, उस हफ्ते वो दोनों की होल्डर्स केविन और क्रिस ही थे। ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था क्या उन्होंने इसको प्लान किया था? हाँ, दोनों वॉल्ट के अंदर जाते हैं। अब केविन को तो वहां के छप्पे की जानकारी थी। उन्हें पता था कि वॉल्ट में एक ऐसी जगह है जो कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट में आती है, जहां रिकॉर्ड नहीं हो रहा कुछ। उन्होंने वहां खड़े होकर एक बैग में करीब 10 लाख पाउंड यानी 1 मिलियन पाउंड्स भरे। क्रिस ने वो बैग लिया, बैंक से बाहर निकला और पास के एक बस स्टॉप पर वो बैग छोड़कर वापस बैंक आ गया। यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या? करोड़ों की चोरी का प्लान था, राइट? तो वो लोग सिर्फ 1 मिलियन पाउंड का बैग लेकर क्यों संतुष्ट हो गए? और उन्होंने क्रिस को अकेले बैंक से बाहर जाने ही क्यों दिया? वो तो पुलिस को बुला सकता था। सच में मुझे भी लगता है क्रिस को भी यही लगा होगा कि चलो एक डिमांड पूरी कर दी, शायद अब फैमिली को छोड़ देंगे। पर उन्होंने ऐसा किया क्यों? इसे हॉस्टेज निगोशिएशन और साइकोलॉजी की भाषा में कंप्लायंस टेस्ट कहते हैं। आज्ञाकारिता की परीक्षा। हाँ। वो टेस्ट कर रहे थे कि क्या ये दोनों सच में उतने डर गए हैं जितना हम चाहते थे। जब क्रिस वापस आया, उसने किसी को आवाज नहीं दी, भागने की कोशिश नहीं की। उसने एक रोबोट की तरह चुपचाप बैग रखा और वापस आ गया। तब किडनैपर समझ गए कि इनका मनोबल अब पूरी तरह टूट चुका है। टेस्ट पास हो गया था। तभी जैसे ही क्रिस वापस आता है, उसके सी वाले फोन पर कॉल आता है, आगे का ऑर्डर मिलता है। अब शुरू होता है स्टेज 2, जहां असली और बड़ी रकम निकालनी थी। वॉल्ट के अंदर नए छपे हुए कैश से भरे हरे रंग के यानी ग्रीन बॉक्सेस रखे थे। इन बॉक्सेस पर मेटल की सील थी। किडनैपर्स ने ऑर्डर दिया कि इन मेटल सील्स को हटाओ और उनकी जगह सफेद रंग की व्हाइट सील्स लगा दो। और ये ऑर्डर ऐसे ही हवा में नहीं दिया गया था। नहीं, बैंक के अपने इंटरनल सिस्टम में ग्रीन बॉक्स के ऊपर व्हाइट सील लगाने का मतलब होता है वेस्ट पेपर या कचरा, जिसे बैंक से बाहर फेंकना है। ओह माय गॉड! आप समझ रही हैं? उन्होंने बैंक के अपने ही कलर कोड को उन्हीं के खिलाफ यूज कर लिया। ये दिखाता है कि उन्हें बैंक की अंदरूनी वर्किंग का कितना गहरा आइडिया था। सही में मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी, इन भारी बॉक्सेस को बाहर कैसे निकालेंगे? बैंक का सख्त रूल था कि लोडिंग बे में सिर्फ सिक्योरिक और वैन ही आ सकती, कोई और प्राइवेट गाड़ी नहीं। पर यहाँ भी केविन की पोजीशन काम आई। केविन वहाँ के गार्ड, जिसका नाम बिली था, उसके पास गए और बोले कि भाई, कचरे वाली वैन आने वाली है, पिछला दरवाजा खोल देना। यहाँ हम देखते हैं अथॉरिटी बायस। एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड अपने ही बैंक मैनेजर पर शक थोड़ी ना करेगा। बिल्कुल नहीं। हम सबको यही सिखाया जाता है ना कि बॉस की बात बिना सवाल किए माननी है। गार्ड ने एक बार भी नहीं सोचा कि बॉस झूठ बोल सकता है। वो अथॉरिटी की शील्ड अपराधियों के बहुत काम आए। और उसी शील्ड की वजह से बस 7 मिनट के अंदर 24 कैश बॉक्सेस एक सफेद वैन में लोड कर दिए गए। गार्ड को कुछ पता ही नहीं चला। उन 24 बॉक्सेस में करीब 1,85,00,000 पाउंड थे, 18.5 मिलियन पाउंड्स। वैन आई और चली गई। किसी आम चोर को लगेगा कि चलो भाई हो गया काम, अब भाग लो यहाँ से। पर यहाँ उनका लालच देखिए। हाँ, क्योंकि कहानी तो अभी खत्म ही नहीं हुई थी। करीब 45 मिनट्स बाद वो सफेद वैन वापस आ जाती है। ये उनका स्टेज 3 था। इस बार उन्हें नए नोट नहीं, पुराने नोट्स, यूरोज और यूएस डॉलर्स चाहिए थे। पर इस बार एक चूक होने वाली थी। इन पैसों के लिए कोई ग्रीन बॉक्स बचे ही नहीं थे जिसे कचरा बोला जा सके। तो उन्होंने क्या किया? इस बार केविन और क्रिस ने काले रंग के पॉलिथीन बैग्स, गार्बेज बैग्स में 5.1 मिलियन पाउंड्स भरे। अब यहाँ सोचिए, डर का लेवल कितना बढ़ गया होगा। बिल्कुल। गार्ड बिली वहीं लोडिंग बे में खड़ा है। केविन और क्रिस गार्बेज बैग्स में कैश भर भर के वैन में डाल रहे हैं। अगर बिली गलती से भी बस ऐसी झांक कर देख लेता उन काले बैग्स में, तो सब कुछ पकड़ा जाता। यही वो पॉइंट था जहां साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का सबसे बड़ा खतरा था। पर अपराधियों ने ह्यूमन बिहेवियर को बहुत बारीकी से पढ़ा था। उन्हें पता था कि सबऑर्डिनेट अपने बॉस के काम में टांग नहीं अड़ाएगा, और वही हुआ। हाँ, टोटल 26.5 मिलियन पाउंड्स, यूके की सबसे बड़ी चोरी। और पैसे लेकर किडनैपर्स ने आखिरी कॉल किया और बोला कि अब झूठा अलार्म बजाओ और अपने घर चले जाओ। और इसके बाद जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई वो और भी ज्यादा सरप्राइजिंग है। रात के 8-10 हो रहे थे जब केविन ने फाइनली पुलिस को कॉल किया।
उसने रोते हुए कहा कि मैंने नॉर्दर्न बैंक लूटने में मदद की है, पर जब तक पुलिस आई तब तक सब साफ हो चुका था। और इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कैसे फेल हुई ये देखिए। उन्होंने पूरे आयरलैंड में छापेमारी की, करीब 22 जगहों पर रेड्स हुई। हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि डबलिन में वॉशिंग पाउडर के डब्बे में और कॉर्क में कंपोस्ट यानी घास फूस के ढेर में कुछ पैसे मिले और करीब 13 लोगों को पकड़ा भी गया, जिसमें से कुछ के तार मनी लॉन्ड्रिंग और IRA यानी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी से जुड़े होने का दावा किया गया। पर एक सेकंड, यहाँ सुनने वालों को मैं क्लियर कर दूं कि इस चर्चा का मकसद किसी पॉलिटिकल या पैरामिलिट्री ग्रुप पर लगे इन आकलन का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हम सिर्फ उस सोर्स मटेरियल में जो ऑफिशियल डिटेल्स है उन्हें शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और हैरानी की बात यह है कि इतनी अरेस्ट के बाद भी एक्चुअली इस बैंक चोरी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वही ना, उल्टा मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि पुलिस ने केविन और क्रिस, जो बेचारे खुद शिकार थे, उन्हीं पर शक क्यों किया, उन्हें गिरफ्तार क्यों कर लिया। इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव बायस। पुलिस को यह हजम ही नहीं हो रहा था कि कोई बाहरी ग्रुप आकर इतनी स्मूथली सब कर गया और अंदर से किसी ने मिले बगैर उनकी मदद कर दी। उन्हें लगा कि ये इंटरनल जॉब है। क्रिस पर तो शिफ्ट बदलने का इल्जाम लगा दिया, जो कि बाद में कोर्ट में गलत साबित हुआ क्योंकि मैनेजमेंट ने बताया कि शिफ्ट उन्होंने बदली थी, क्रिस ने नहीं। हाँ, और असल में इशू ये था कि उन किडनैपर्स ने इतनी सफाई से काम किया था कि फॉरेंसिक एविडेंस बचा ही नहीं था। उन्होंने कैरन की कार जला दी थी, कम्युनिकेशन वाले फोन्स डिस्ट्रॉय करवा दिए थे। जब पुलिस को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने आसपास की थ्योरीज बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बिना सबूत के कितने दिन टिका जा सकता है? 1 साल बाद केविन को और 2008 में क्रिस को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। उनके ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए गए। तो अगर हम पूरे इंसिडेंट को समेटें तो क्रिमिनल साइकोलॉजी और सिक्योरिटी के हवाले से हमें क्या समझ आता है? यही ना कि सिस्टम चाहे कितना भी मजबूत हो, उसकी सबसे बड़ी कड़ी उसमें काम करने वाले इंसान होते हैं। सही पकड़ा। अगर आप इंसान के डर का, उसके फियर का और उसके अथॉरिटी का ठीक से मैनिपुलेशन कर लें तो वो खुशी खुशी नहीं बल्कि मजबूरी में अपने ही सिस्टम को खुद अपने हाथों से तबाह कर सकता है। वाओ, बस जाते जाते मैं इस चर्चा को एक आखिरी थॉट पर छोड़ना चाहूंगी। सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल है। आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं, जहां AI सर्वेलेंस है, बायोमेट्रिक ट्रैकिंग है, हर चीज का डिजिटल फुटप्रिंट है, क्या आपको लगता है कि आज के वक्त में भी सिर्फ एक आम इंसान को उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर इस लेवल की बैंक रॉबरी करवाई जा सकती है? ये सोचना जरूरी है। क्या आज भी हमारी ह्यूमन इमोशन, हमारा वो आदि मानव वाला डर दुनिया के सबसे एडवांस्ड फायरवॉल को तोड़ने के लिए काफी है? इस बारे में जरूर सोचिए। आज की इस डीप डाइव चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ।